Hello and a very warm welcome to all my scholars army. Yes, we have started NEET Biolux series and इसमें हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, समझेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स लगाएंगे, निमोनिक्स लगाएंगे और पूरे चैप्टर को फटाफट से पूरा का पूरा याद कर लेंगे। एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो हमें नीट में आ सके। ठीक है। ये चैप्टर आपको ऑलरेडी पता है कि काफी बोरिंग सा लगता है, लेकिन हम इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, बहुत सारे निमोनिक्स के साथ पढ़ेंगे और हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, फिर उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन, जर्म लेयर पढ़ा था जिसमें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, फिर सिलोम, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट्स के बारे में पढ़ा था, फिर नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ा था और फिर हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। राइट। और फिर हमने ये देखा था कि पापा कैन कुक प्रॉपर आटा नूडल्स एंड ऑलवेज मेक्स एवरीवन हैप्पी कंसिस्टेंटली। तो सबसे जो पहला वाला था पॉरीफेरा, वो प्रिमिटिव था और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, इवोल्यूशन होती चली गई, वैसे वैसे एडवांस की तरफ जाते जाते पॉरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमेंथिस जिसको निमाटोडा भी बोलते हैं, फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। ठीक है। ये हमने बहुत डिटेल में सारी चीजें फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने पॉरीफेरा सेकंड लेक्चर में पढ़ा था एंड दिस इज आवर थर्ड लेक्चर इन विच वी विल बी स्टडिंग आर्कैन, दैट इज सिलेंट्रेटा और विच इज ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। ठीक है। तो फटाफट से ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें किस तरह से अंडरलाइन करना है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी भर नहीं देनी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब आप पढ़ने बैठोगे तब रिवीजन के लिए आप केवल एनसीईआरटी उठाओ, उसमें साइड में इस तरह से नोट्स बना लो। यही आपके नोट्स है, इसी में आपके सारा ये भी आ जाएगा। देखिए, मैंने इसमें आपको ये भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नीट के ईयर में आया है। फिर मैंने आपको बताया था आप कुछ कलर कोडिंग कर लेना, जैसे मैंने सारे पिंक कलर से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एग्जाम्पल्स के नाम लिख रखे हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे तो ऑर्गेनिजम्स लिख रखे हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं। इसी तरह से साइड में आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ, पूरी एनसीईआरटी फटाफट से रिवाइज करते चलो, इसके आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो फिर यही अपन अच्छी तरीके से पूरा का पूरा अच्छे से ग्राफ कर लेते हैं। राइट। ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, सारी चीजें अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। एक बार वो दोनों वीडियोस जाके देख लेना तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हमने क्लासिफिकेशन भी देखा, उसमें हमने फर्स्ट पॉरीफेरा भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स कैसे याद कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया है। दोनों वीडियोस अच्छे से देख के फिर इस वीडियो पे आएंगे तो आपको जल्दी जल्दी सब कुछ समझ में आएगा। देखो, मैंने हर एक उस पर लिख रखा है कि कौन सी नीट में आया है। ये नीट 2014 में आया है। ठीक है। अभी मैं ये वाला सीरीज कंप्लीट करते करते मैं एक और सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं पीवाई क्यूज भी करवाती जाऊंगी हाथ के हाथ, और हुआ तो मैं इसी पूरी प्ले लिस्ट में टॉपिक के जस्ट बाद पीवाई क्यूज डाल दूंगी, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल दूंगी, ताकि ये पूरा का पूरा जो सीरीज है ये आपका कंप्लीट सीरीज हो जाए, इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर मैं एक रिवीजन सीरीज बनाऊंगी, एक माइंड मैप सीरीज बनाऊंगी। माइंड मैप सीरीज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम लोग एनिमल टिश्यूज पढ़ चुके हैं। ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिलेंट्रेटा? ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो प्रिमिटिव थे यानी कि पॉरीफेरा से जो स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद टिश्यू लेवल थे। फर्स्ट वाला सेलुलर था 1, एंड जब सेकंड नंबर है यानी सिलेंट्रेटा एंड एंड सिलेंट्रेटा एंड सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। राइट। तो टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों बहनें थी। मैंने बताया था आपको दोनों टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बताती है, उसके बाद फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आते हैं। ठीक है। वो हमारी बात हो चुकी थी। जो जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें शॉर्ट में अंडरलाइन करिए, किसका मतलब क्या होता है ये लिखिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो या तीन चीजें हैं, वो चीजें आप अच्छे से कर लीजिए, बस आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो फाइलम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है। दे आर एक्वेटिक, क्योंकि ये सारे स्टार्टिंग तो हमेशा
पानी से ही हुई थी, तो ये सारे ही एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन, यानी ये खारे पानी में होते हैं। तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनमें से क्या क्या है? एक्वेटिक, मैराइन, ससाइल, फ्री स्विमिंग। और फ्री स्विमिंग, अब ससाइल क्या होता है? ससाइल यानी होता है कि एक जगह चिपके रहते हैं, एक जगह स्टेगनेट रहते हैं। और फ्री स्विमिंग में क्या होता है कि फ्रीली स्विम करते हैं, ठीक है। रेडियली रेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर, ठीक है। अपन ने देखा था ना कि रेडियल सिमेट्री, रेडियस रेडियस रेडियल सिमेट्री को हमने कैसे याद किया था कि रेडियस रेडियस कहाँ बनाते हैं? सर्कल में। सर्कल कहाँ बनाते हैं? एग्जाम में। तो सी से सर्कल, दो बार सर्कल यानी दोनों बहनें आ गई, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और ई से एग्जाम यानी एकाइनोडर्मेटा। तो इसलिए ये रेडियल सिमेट्री आपको तभी याद हो चुकी थी फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। द नेम्स नाइडेरिया, अब सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया क्यों बोलते हैं? इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स, ठीक है। नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स होते हैं, वो होते क्या है? विच कंटेन्स स्ट्रिंग कैप्सूल्स ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आया भी है, सॉरी, स्ट्रिंग कैप्सूल और नेमाटोसाइट्स, ठीक है। ओ सॉरी, आई थिंक ये इसको मैं गलती से हो गया। ठीक है, तो मैं इसको हटा ही देती हूँ, इसको कर लेती हूँ। ओके, सो ये जो है, ये इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग कैप्सूल्स होते हैं, या फिर इसको नेमाटोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द टेंटाकल्स एंड द बॉडी, ठीक है। अब जो नाइडोब्लास्ट होते हैं आर यू, अब ये क्या काम आते हैं? ये इस तरह से जो निकला हुआ है रस्सी की तरह, तो जैसे हम लोग को जैसे मिशन इम्पॉसिबल में या कोई भी इस तरह की जो मूवीज हैं, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे एंकर लगा के ऐसे फेंकते हैं छत पे, और फिर उससे रस्सी पकड़ के ऊपर खींचते चले जाते हैं। उसी तरह से ये जो रस्सी की तरह जो बाहर निकला जा रहा है स्ट्रिंग कैप्सूल्स, इनके ऊपर जो टेंटाकल्स के ऊपर लगे हुए हैं, ये क्या काम करते हैं? ये एंकरेज का काम करते हैं, यानी कि ये चिपकाने के काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी को कैप्चर करना है, या फिर डिफेंस करना है, यानी कि कोई इनसे बड़ा आया तो उससे लड़ने के काम आएगा, या एंकर करने के काम आएगा। अगर किसी रॉक से इनको चिपकना है तो उसके काम आएगा, या फिर कैप्चर ऑफ प्रे के काम आएगा, यानी कि किसी का अगर इनको शिकार करना है तो उसके काम आएगा। उसको जाके चिपक जाएंगे और फिर उसका शिकार कर लेंगे, यानी उसे खा लेंगे। अब नाइडेरियंस जो होते हैं एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये हम देख चुके हैं, और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक हो गए, फिर दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग माउथ, और जिसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है। इसके अंदर सिंगल जो ओपनिंग होती है, वही माउथ का काम करता है, वही एनस का काम करता है, और ये हाइपोस्टोम्स कहलाता है, ठीक है। ये सिंगल ओपनिंग है इसमें। तो आई थिंक ये ठीक से लगा नहीं है, जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी चेक। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, कहीं से ठीक से लगा नहीं है। ओके ओके, आई डोंट टू राइट एनीथिंग हियर, दैट्स ओके, यू कैन सी दिस। ये टेंटाकल्स हैं, इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स या नेमेटोसाइट्स बोलते हैं। ये एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर के, ये टर्न ऑफ हो गया है, सी, जस्ट अब मिनट, इसको हटा ही देते हैं, इसका मैं बाद में ठीक करूंगी। आज सच आज मुझे कोई ड्राइंग करनी नहीं है, तो दैट्स ओके। ओके, सो नाउ they have a single gastrovascular cavity और सिंगल ओपनिंग माउथ, जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। ये हाइपोस्टोम आप याद कर सकते हो, अभी तक आया तो नहीं है, बट आ सकता है। सॉरी, नो, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है, सेल्स के बाहर होता है। टिश्यू लेवल आ गया है, जैसे पॉरीफेरा में तो इंट्रा सेल्यूलर होता था, क्योंकि एक ही सेल, मतलब सेल ही के अंदर सभी कुछ हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। एंड इंट्रा सेल्यूलर भी होता है इसमें, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है नहीं, तो इसलिए इसके बाहर भी होता है और इसके अंदर भी होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होती है इसके अंदर, इस तरह से, ठीक है। नाउ सम ऑफ द नाइडेरियंस, एग्जाम्पल कोरल्स, जो कोरल्स होते हैं ना, ये पूरा का पूरा पहाड़ भी बना लेते हैं। मतलब कोरल्स आपने देखे होंगे
ना कोरल्स, रॉक्स एक के ऊपर एक, तो ये पूरा का पूरा इसका पहाड़ भी बनाते हैं। तो ये जो इसका स्केलेटल सिस्टम है ये किससे बनता है? स्केलेटन जो रहता है मतलब उसका जो हड्डी, मतलब एक्चुअली हड्डी नहीं होती है, हम लोग की जैसी हड्डी नहीं होती है, बट वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कोरल्स। ठीक है। नाउ नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, polyp and medusa. This is the most important thing in this nidaria, coelenterata. ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा। द फॉर्मर इज अ सेसाइल, सेसाइल यानी एक ही जगह चिपका रहेगा, ये मैं समझाऊंगी आपको, पहले मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है। सो द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, इस हाइड्रा की तरह, हाइड्रा इज द एग्जाम्पल। फिर एडेम्सिया भी इसका एग्जाम्पल है, जो ससाइल होते हैं यानी कि एक जगह चिपके रहते हैं। वेर एज द लेटर दैट इज मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया। और जेलीफिश, जो जेलीफिश होती है वो फ्री स्विमिंग होती है। ठीक है। दोज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स आर शो एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाजेनेसिस, ये वैसे भी आ सकता है। तो मेटाजेनेसिस होता क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब क्या होता है वो मैं अभी ऊपर समझाऊंगी, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लेने दो मुझे। Polyp produces medusa asexually and medusa forms polyp sexually. That is example obelia. ठीक है, अब मैं ये फटाफट से समझा देती हूँ आपको। ठीक है। अब ये ए क्या बता रहा है? ए है ऑरेलिया, दैट इज मेड्यूसा। और बी क्या बता रहा है? पॉलिप, पॉलिप यानी एडेम्सिया। ठीक है, ये दोनों की एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ये मेड्यूसा होता है, ये पॉलिप जो होता है ये एडेम्सिया होता है। अब ये फ्री फ्लोइंग होता है, ये एक जगह चिपक जाता है। ठीक है। अब फ्री फ्लोइंग से अपन ये याद रख सकते हैं कि ये फ्री स्विमिंग होता है, और ये मेड्यूसा है। मेड्यूसा यानी कि मस्त मौला, यानी कि ये खूब आराम से घूमता फिरता मस्त मौला आदमी रहता है, फिर इसकी शादी हो जाती है और फिर ये एक जगह चिपक जाता है, और फिर अब ये हिल नहीं पाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ये फ्री स्विमिंग है और ये एक जगह चिपका रह जाता है, हिल नहीं पाता है। एम से मेड्यूसा, एम से मस्त मौला, और जब ये शादी हो जाती है तो ये पॉलिप बन जाता है, एक जगह चिपक जाता है। और ये भी बोल सकते हैं कि पी से पापा बन जाता है, शादी के बाद एक जगह चिपक जाता है। ठीक है, गॉट इट। सो नाउ अब ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यहां से यहां और यहां से यहां, अब भाई जब शादी होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इतना याद रखो कि मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट जब होता है तब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और जब उसका जस्ट ऑपोजिट, जब ये फ्री स्विमिंग में कन्वर्ट होता है, मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है, तब ये वो होता है, क्या बोलते हैं, एसेक्सुअली करता है। अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। दो सिलेंट्रेट्स नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जिसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। पॉलिप यानी कि जब वो पापा बन गया, प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, उल्टा। ठीक है। एंड मेड्यूसा यानी मस्त मौला की जब शादी होगी और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा तभी वो पापा बन पाएगा। तो मस्त मौला पापा कैसे बनेगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके। तो इस तरह से आप अगर एक याद है तो दूसरा आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया नाउ। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा सिलेंट्रेटा है, और एक आध नाम कोई बाहर का, इनमें से कौन सा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो इन सब के नाम दे देंगे और बाहर वाले का नाम दे देंगे, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इस पे, और मैं पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी। ठीक है। अब इसको अपन याद कैसे रखें कि जैसे हम लोग को नीट क्लियर करना है तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, राइट? तो फिजिक्स जब भी पढ़ना हो तो अपने को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? ब्रेन की और पेन की जरूरत पड़ती है, मतलब दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है और पेन से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो बायो वाले रहते हैं उनको फिजिक्स का पेपर निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गॉड की जरूरत पड़ती है। तो कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर सकता, गॉड की हेल्प से कर सकता है।
ठीक है। तो कोई से क्या हो गया, सिलेंट्रेटा। आदमी हो गया एडेम्सिया। फिजिक्स यानी फाइसेलिया। ब्रेन यानी ब्रेन कॉलर, जो ये ब्रेन कॉलर है इसको मिएंड्रिया, ड्रीना भी ड्रीना भी बोलते हैं, मिएंड्रीना। लेकिन आप ब्रेन कॉलर भी याद रख सकते हो, लेकिन इनके पता है दोनों नाम आप याद रखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑरेलिया, और फिर पेन से पेनन पेनिन्ट्यूल, और फिर गॉड से गॉर्गोना। गॉर्गोन, एक्चुअली ये सब याद ही करना एक अपना काम है। गॉर्गोनोआ। ठीक है, गॉर्गोनोआ। ठीक है। नाउ अब मैं, एक्चुअली वो नोआ नहीं है, वो निया है। वही तो मैंने बोला कि मैंने कुछ और याद किया था, ये क्या चीज है। ठीक है, सो दिस आई विल करेक्ट, गॉर्गोनिया। ठीक है। अब इसमें एक हाइड्रा छूट गया है, तो आप हेल्प को हाइड्रा बना सकते हैं। मैं अभी ही कर देती हूँ इसको फटाफट से, ताकि आपको आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक सेकंड, इसको एंटर मारती हूँ। हेल्प को हाइड्रा कर देती हूँ, क्योंकि सिर्फ हाइड्रा नहीं है इसमें। हाइड्रा, और इसको फटाफट से अपने एनसीईआरटी में लिख लेना। तो आपको, और गोर्गोनिया है ये। ठीक है। ओके, ये हो गया। अब पेन चलने भी लग गया है। ठीक है, तो ये नीट 2021 में आ चुका है मेटाजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन को मैं आपको पीवाईक्यूज में करवा दूंगी। और ये भी, ये एग्जाम्पल्स तो आप पूरे रट डालो। ठीक है। फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहलाता है। एडेम्सिया सी एनेमोने कहलाता है। पेनाटुला सी पेन कहलाता है, पेन से पेन ऐसे याद रख लेना। फिर गोर्गोनिया सी फैन कहलाता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको भी कुछ ना कुछ करके याद रखना ही पड़ेगा। अभी आप ये तो याद कर लो, फिर इसके नाम भी धीरे धीरे याद होने लगेंगे। ठीक है। इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ रिविजन, ऐसा ये वाला चैप्टर को आप बिना रिवाइज करे नहीं याद रख सकते हो। ठीक है। तो बस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मेटाजेनेसिस था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था जो अलग था। और एक जो अलग था वो था स्टिंग कैप्सूल, जिसको नेमेटोसाइट्स बोलते थे, जो चिपकाने के और उसके काम आता था, क्या प्रे के लिए, कैप्चरिंग प्रे और डिफेंस के लिए काम में आता था। ठीक है, दैट्स इट। और जेलीफिश और हाइड्रा तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टीनोफोरा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।